यहाँ एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, एंटीडोट। एंटीडोट में सबसे पहला उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि व्हाट आर एंटीडोट्स, एंटीडोट्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ व्हाट इज़ साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग क्या है, साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है, और उसके साथ साथ साइनाइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में जो कंपाउंड है, सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम थायोसल्फेट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, यहाँ हम इसको कवर करेंगे। और उसके साथ साथ यूनिवर्सल एंटीडोट्स क्या होते हैं, उसको कब यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। और उसके साथ इससे रिलेटेड कंपाउंड जो है सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम थायोसल्फेट है, ये कंपाउंड्स इसमें हम कवर करेंगे, जिसमें उसका केमिकल फार्मूला है, सिनोनिम है, उसके इम्पोर्टेंट यूजेस हैं, ये हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम एंटीडोट्स को एक्सप्लेन करेंगे। एंटीडोट्स हम वो ड्रग को बोल सकते हैं, वो कंपाउंड्स को बोल सकते हैं, वो सब्सटेंस को बोल सकते हैं जब कोई पर्सन जो है पॉइज़न लेता है और वो पॉइज़न का इफ़ेक्ट बॉडी पर होता है, तो पॉइज़न के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, पॉइज़न के इफ़ेक्ट को बॉडी पर ना होने देने के लिए या उसको रोकने के लिए या उसके अगेंस्ट में एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जो ड्रग यूज़ करता है, जो कंपाउंड यूज़ करते हैं, जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं, हम उसको एंटीडोट को बोल सकते हैं। और सिंपल वे में अगर इसको एक्सप्लेन किया तो एंटीडोट्स आर द एजेंट विच स्टॉप द एक्शन ऑफ पॉइजन। एंटीडोट्स आर द एजेंट विच स्टॉप द एक्शन ऑफ पॉइजन, या फिर बोल सकते हैं एंटीडोट्स आर द एजेंट विच स्टॉप और काउंटर एक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन। एंटीडोट्स वो सब्सटेंस है, वो एजेंट है जो पॉइजन के एक्शन को रोकता है या उसके अगेंस्ट में एक्शन प्रोड्यूस, काउंटर एक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन, उसके अगेंस्ट में एक्शन को प्रोड्यूस करता है। एंटीडोट्स वो कंपाउंड है, वो एजेंट है जो पॉइजनस सब्सटेंस की एक्शन को रोकता है या उसके अगेंस्ट में एक्शन को प्रोड्यूस करता है। तो एंटीडोट्स आर द एजेंट विच स्टॉप द एक्शन ऑफ पॉइजन एंड काउंटर एक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन। तो यहाँ सिंपल वे में हम बोल सकते हैं एंटीडोट्स आर द एजेंट विच स्टॉप और काउंटर एक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन। एंटीडोट्स आर द सब्सटेंस, एंटीडोट्स आर द एजेंट विच स्टॉप और काउंटर एक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन। एंटीडोट्स आर द एजेंट विच स्टॉप और काउंटर एक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन। इसमें एग्जाम्पल्स के साथ अगर लिखा, सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम नाइट्राइट है, और बहुत सारे एंटीडोट्स का एग्जाम्पल हम यहाँ दे सकते हैं। अब इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीडोट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के कि एंटीडोट्स का क्या मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू वो पॉइजनस सब्सटेंस की एक्शन को रोकेगा। एंटीडोट्स कैसे एक्शन करेगा जिसकी वजह से जो पॉइज़न हमने ले लिया उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ये उसके अगेंस्ट में ये इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करके पॉइजनस सब्सटेंस के एक्शन को ख़त्म करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसको 3 ग्रुप, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीडोट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीडोट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप। फर्स्ट इज केमिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट्स। दूसरा फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। तीसरा मैकेनिकल एंटीडोट। ये 3 ग्रुप में हम उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग एंटीडोट्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। केमिकल एंटीडोट, जिसका एग्जांपल हम सोडियम थायोसल्फेट लिख सकते हैं, सोडियम थायोसल्फेट है। दूसरा फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है, इसका एग्जांपल सोडियम नाइट्राइट लिख सकते हैं, सोडियम नाइट्राइट है। तीसरा मैकेनिकल एंटीडोट, इसका एग्जांपल हम एक्टिवेटेड चारकोल लिख सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल, ये एग्जांपल हम लिख सकते हैं एग्जांपल के साथ में। अब ये क्या मैकेनिज़्म होगा जिसके थ्रू ये तीनों भी अपना अपना वर्क पॉइज़न के अगेंस्ट में करते हैं, अपनी एक्शन को पॉइज़न के अगेंस्ट में प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम केमिकल एंटीडोट्स को देखेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस केमिकल एंटीडोट कंबाइन विद पॉइजन एंड चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन। केमिकल एंटीडोट क्या करेगा, ये पॉइजन, इट कैन रिएक्ट विद पॉइजन एंड चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन। केमिकल एंटीडोट, ये केमिकल वर्ड ही शो कर रहा है कि रिएक्शन करके पॉइजन की एक्शन को रोकेगा। इट विल कंबाइन विद पॉइजन एंड चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन। ये पॉइजन के साथ इट विल रिएक्ट विद पॉइजन एंड चेंज द केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन। जैसे एक ये तो एग्जांपल अलग है, जैसे सोडियम थायोसल्फेट हमने एग्जांपल लिखा Na2
H2O3, ये साइनाइड जैसे पॉइजन है, इसके साथ रिएक्शन करेगा और थायोसाइनाइड आयन फॉर्म करेगा। थायोसाइनाइड आयन फॉर्म करेगा। ये साइनाइड पॉइजनिंग है, ये डेंजरस है, जिसकी वजह से जो किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। जब सोडियम थायोसल्फेट इसके साथ रिएक्शन करेगा तो थायोसाइनाइड फॉर्म करेगा, यानी साइनाइड का केमिकल नेचर चेंज करके ये ऐसा केमिकल फॉर्म करेगा जो बॉडी के लिए सेफ़ है। साइनाइड जो डेंजरस पॉइजन है, इसके साथ सोडियम थायोसल्फेट रिएक्शन करेगा और इसकी डेंजरस प्रॉपर्टी जो है वो थायोसाइनाइड में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से ये बॉडी के लिए सेफ़ हो जाएगा। यानी इसने इसके पॉइजनस प्रॉपर्टी को, इसके पॉइजनस नेचर को चेंज करके बॉडी के लिए सेफ कर दिया। इट विल रिएक्ट विद पॉइजन एंड चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन। ये केमिकल एंटीडोट will react with poison, will combine with poison and changes the chemical nature of poison। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सेकेंड हम लिखें फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स के अंदर हम लिख सकते हैं कि इट विल प्रोड्यूस द अपोजिट इफेक्ट टू दैट ऑफ पॉइजन, कि ये वो एंटीडोट है जो अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस किसी ने ले लिया और उसका बॉडी के किसी ऑर्गन पर एक ख़ास इफेक्ट हो रहा है, तो ये फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या करेगा, उस अफेक्ट के अपोजिट इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर लंग्स में चला गया, वो लंग्स की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और ब्रीथिंग में सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो अब ये क्या करेगा, ये लंग्स की मसल्स को डायलेट कर देगा और ब्रीथिंग को नॉर्मलाइज कर देगा। तो ये जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है किसी कंपाउंड का बॉडी के पार्ट्स पर जो इफेक्ट हो रहा है, ये अपोजिट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करके पॉइजनस सब्सटेंस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। इट विल प्रोड्यूस द अपोजिट इफेक्ट टू दैट ऑफ पॉइजन। It will produce the opposite effect to that of poison. That means this antidote will produce the opposite physiological effect to that of poison। कि ये क्या करेगा, अपोजिट फिजियोलॉजिकल, पॉइजन का जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है उससे अपोजिट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को ये प्रोड्यूस करेगा। जैसे अभी एग्जांपल दिया कि किसी वजह से अगर हमने कोई पॉइजनस सब्सटेंस लिया, ऑर्गन पर उसका एक इफ़ेक्ट हुआ, तो ये जब फिजियोलॉजिकल एंटीडोट हम लेंगे तो उसी ऑर्गन पर ये अपना अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और इसके बाद मैकेनिकल एंटीडोट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट विल प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू द बॉडी। इसका मैकेनिकल वे क्या है, मैकेनिकल मेथड क्या है, ये इस ट्रीटमेंट नहीं है, ये इफेक्ट नहीं अपोजिट इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, इसके केमिकल नेचर को चेंज नहीं करेगा, बल्कि मैकेनिकल तरीके से पॉइजनस सब्सटेंस की एक्शन को कम करने की कोशिश करेगा। सबसे पहला मोटो हमारा, कोई अगर पॉइजनस सब्सटेंस अगर ले लेता है, अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस यूज़ करता है, तो सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट ये रहता है कि वो पॉइजनस सब्सटेंस को बॉडी में एब्जॉर्ब होने ना दे। क्योंकि एक बार कोई पॉइजनस सब्सटेंस बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, वो पॉइजन अगर ब्लड सर्कुलेशन में आ गया तो अब उसका इफ़ेक्ट रोकना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो जब ऐसा पर्सन जिसने पॉइज़न लिया है, चाहे इंटेंशनली लिया है या एक्सीडेंटली अगर उसने पॉइज़न लिया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो अनकॉन्शियस है तो यूनिवर्सल एंटीडोट्स हैं कुछ ऐसे वो देकर, तो लेकिन डॉक्टर इसको कोशिश करते हैं कि जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो बॉडी से एब्जॉर्ब होने से पहले रिमूव हो जाए, निकल जाए। इसके 2-3 मेथड हैं। एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को क्लीन करना है, गैस्ट्रिक लैवेज जिसको बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के यूजेज में हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक लैवेज। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को पूरा क्लीन करके पॉइजनस सब्सटेंस को बॉडी में एब्जॉर्ब होने से पहले रिमूव कर देना, तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है, अगर वो ये नहीं है तो वोमिटिंग करा के, वोमिटिंग भी अगर हमने कराया तो वोमिटिंग से भी पॉइजनस सब्सटेंस, लेकिन इसके अंदर डेंजरस चीज़ ये है कि अगर लंग्स में चला गया तो प्रॉब्लमेटिक है, तो वोमिटिंग को भी अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि एक ऑप्शन, अगर दूसरे ऑप्शन नहीं है तो ये है कि वोमिटिंग करा के भी हम पॉइजनस सब्सटेंस को बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोक सकते हैं। या फिर इसके बाद एक एक्टिवेटेड चारकोल के जो एक्टिविटी है, कि ये इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि पॉइजनस सब्सटेंस को अपने ही सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ये एक्टिवेटेड चारकोल, ये इस टाइप का केमिकल है कि ये बॉडी में खुद भी एब्जॉर्ब नहीं होता और पॉइजनस सब्सटेंस को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करके बॉडी में एब्जॉर्ब करके बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो इस तरीके से
मैकेनिकल एंटीडोट का जैसे भी बताया मेन पर्पज़ ये है कि बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब ना होने दे। दिस मैकेनिकल एंटीडोट्स प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू द बॉडी। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एंटीडोट्स प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू द बॉडी। मैकेनिकल एंटीडोट्स प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू द बॉडी। अब इसके मेथड्स अलग अलग हैं कि आइदर बाय प्रोड्यूसिंग एमिसिस, आइदर बाय प्रोड्यूसिंग एमिसिस, एमिसिस यानी वोमिट, आइदर बाय प्रोड्यूसिंग एमिसिस मीन्स वोमिटिंग, वोमिटिंग करा के, आइदर बाय प्रोड्यूसिंग वोमिटिंग के वोमिटिंग को करा के, या बाय अगर एब्जॉर्ब हो गया, इन केस एब्जॉर्ब हो गया बाय इंक्रीजिंग द एलिमिनेशन थ्रू यूरिन, के यूरिन के थ्रू उसके एलिमिनेशन को बढ़ाकर इसको रिमूव कर दें, या एड्जॉर्बिंग द ड्रग ऑन इट्स ओन सरफेस, बाय एड्जॉर्बिंग द ड्रग और एड्जॉर्बिंग द पॉइजन ऑन इट्स ओन सरफेस टू फॉर्म द इनएक्टिव सब्सटेंस, टू फॉर्म द इनएक्टिव सब्सटेंस। तीन मेथड इसके हो गए। एक तो वो है वोमिटिंग करा के, दूसरा बाय एड्जॉर्बिंग द पॉइजनस सब्सटेंस ऑन इट्स ओन सरफेस टू फॉर्म द इनएक्टिव सब्सटेंस, और उसके बाद थर्ड है अगर एब्जॉर्ब हो गया तो यूरिन के थ्रू उसके एलिमिनेशन को इंक्रीज करके बॉडी से रिमूव करना। तो ये मेथड इसके हम बोल सकते हैं। तो मैकेनिकल एंटीडोट्स प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू द बॉडी आइदर बाय इंड्यूसिंग वोमिटिंग और बाय एड्जॉर्बिंग द पॉइजनस सब्सटेंस ऑन इट्स ओन सरफेस, एंड थर्ड बाय इंक्रीजिंग द एलिमिनेशन थ्रू यूरिन। अब इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि मैकेनिकल में जैसे वोमिटिंग को कराने के लिए क्यूप्रिक सल्फेट हम यूज़ कर सकते हैं, वोमिटिंग कराने के लिए क्यूप्रिक सल्फेट यूज़ कर सकते हैं, और किसी पॉइजनस सब्सटेंस को अपने ही ऊपर एब्जॉर्ब करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल है, और कुछ ड्रग ऐसे रहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट है या कुछ है जो पॉइजनस सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, वो भी एक अलग कैटेगरी का ड्रग है। इस तरीके से हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो क्लासिफाई करके हम उसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि साइनाइड पॉइजनिंग क्या है। साइनाइड पॉइजनिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये इसको पूछता है। ये पहला क्वेश्चन भी है कि डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीडोट्स विद एग्जाम्पल, कि डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीडोट्स विद एग्जाम्पल। तो साइनाइड पॉइजनिंग हम यहाँ देखेंगे कि साइनाइड पॉइजनिंग क्या है। साइनाइड पॉइजनिंग, कि साइनाइड पॉइजनिंग क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि साइनाइड पॉइजनिंग उस वक्त होती है, साइनाइड पॉइजनिंग उस वक्त होती है जब लिविंग सेल ऐसे कंपाउंड के सामने एक्सपोज होता है जो साइनाइड आयन रिलीज करता है। अगर व्हाट इज साइनाइड पॉइजनिंग है उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम इसको लिख सकते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग उस वक्त होती है जब लिविंग सेल ऐसे कंपाउंड के सामने एक्सपोज होता है जो साइनाइड आयन प्रोड्यूस करता है, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड है, सोडियम साइनाइड है, या पोटेशियम साइनाइड है। ये जब बॉडी में जाएगा तो ये इमीडिएटली आयोनाइज्ड हो जाएगा और साइनाइड आयन प्रोड्यूस होगा। CN, ये साइनाइड आयन, तीनों में साइनाइड आयन प्रोड्यूस होगा। ये साइनाइड आयन जाकर लिविंग सेल से इंट्रैक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा। तो हम लिख सकते हैं साइनाइड पॉइजनिंग इज अकर्स when the living cell is exposed to the compound that produce cyanide ion. Cyanide poisoning is occurs when the living cell is exposed to the compound that produce cyanide ion such as hydrogen cyanide, sodium cyanide, potassium cyanide. तो ये साइनाइड पॉइजनिंग उस वक्त होती है जब लिविंग सेल ऐसे कंपाउंड के सामने एक्सपोज होता है जो साइनाइड आयन प्रोड्यूस करता है। अब इसके बाद हम देखें कि ये एक्चुअली साइनाइड पॉइजनिंग है क्या। साइनाइड पॉइजनिंग है क्या, इसको समझने के लिए एक डायग्राम हम ड्रा कर सकते हैं, एक जनरल वे में समझने के लिए। जैसे लिविंग सेल है और हम इस चीज़ को देखते हैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है लंग्स में जाता है, वहाँ वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, और ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक के, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक के ले जाता है, और हर सेल ये ऑक्सीजन को यूज़ करता है, और ऑक्सीजन इस सेल के अंदर रेस्पिरेशन का सिस्टम बाकी रहता है, जो रेस्पिरेशन का सिस्टम जो है हर सेल में बाकी रहता है। और जैसे ये अगर ये है हीमोग्लोबिन ने इसको डिलीवर्ड किया, ये ऑक्सीजन इसको यूज़ करता है, और सेल जो है वो लिविंग सेल जो है वो बाकी रहता है और ज़िंदा रहता है ऑक्सीजन को यूज़ करके, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन हम बोल सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन हम इसको बोल सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो मस्ट है।
सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मस्ट है। और इसके अंदर जो है कंटिन्यूस, सेल के अंदर अगर देखेंगे कंटिन्यूसली जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में अगर हम एक्सप्लेन, वैसा तो बहुत लेंदी एक्सप्लेनेशन है, शॉर्ट में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई सेल को अगर उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके सिस्टम को देखेंगे तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं यानी कुछ आयंस जो है वो सेल के अंदर से बाहर जाते हैं, कुछ बाहर से अंदर आते रहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे ऑक्सीजन भी है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो मेंटेन होते रहते हैं। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यूसली कंटिन्यू रहते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम अगर चेंज हो गया और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर डिस्टर्बेंस आ गया तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन पर इसका इफेक्ट होता है। तो यहाँ एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जिसको बोलते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ये एक एंजाइम है जो सेलुलर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम को मेंटेन करता है सेल के अंदर में। एक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो सेलुलर रेस्पिरेशन को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम और मेटाबॉलिक रिएक्शन जो मेंटेन होते रहते हैं, यानी कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर, तो साइनाइड आयन क्या करता है, जब ऐसे कंपाउंड के साथ लिविंग सेल एक्सपोज होता है जो साइनाइड आयन प्रोड्यूस करता है, ये साइनाइड आयन डायरेक्टली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, सेल के रेस्पिरेशन के, सेल के ज़िंदा रहने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, तो उस एंजाइम को डायरेक्टली जाकर इनहिबिट कर देता है। ये एंजाइम जैसे ही इनहिबिट हो जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन रुक जाता है, जिसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन पर होता है और मेटाबॉलिक रिएक्शन पर होता है, और वो सेल, बॉडी का सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक सेल डिस्ट्रॉय हुआ, उसी से ऑर्गन बनता है, और वो ऑर्गन डैमेज हो गया, बॉडी का सिस्टम डैमेज हो जाता है, और बॉडी का सिस्टम डैमेज हो गया तो इमीडिएटली डेथ हो जाती है। तो यहाँ हम इसे ईजिली लिख सकते हैं, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन को बाकी रखता है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम सेल के अंदर मेंटेन रहता है और मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यू होते रहते हैं। साइनाइड आयन क्या करता है, ये साइनाइड आयन डायरेक्टली इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन रुक जाता है, जिसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम पर और मेटाबॉलिक रिएक्शन पर होता है, और जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। तो यहाँ बोल सकते हैं दिस साइनाइड आयन, अब सिंपल वे में शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एक्सप्लेनेशन निकल गया। द साइनाइड आयन स्टॉप द सेलुलर रेस्पिरेशन, साइनाइड आयन स्टॉप द सेलुलर रेस्पिरेशन, cyanide ion stop the cellular respiration by inhibiting the enzyme cytochrome oxidase। यहाँ important ये है कि cyanide ion ये क्या करता है, stop, cyanide ion stop the cellular respiration by inhibiting the enzyme cytochrome oxidase, by inhibiting the enzyme cytochrome oxidase. This affect the electron transfer reaction and metabolic reaction in the cell and causes the destruction of cell of the body, causes the destruction of the cell of the body। इस तरीके से जो है सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। तो इजी वे में हम लिख सकते हैं। यहाँ अब पूरा एक्सप्लेन करना है व्हाट इज साइनाइड पॉइजनिंग, कि साइनाइड पॉइजनिंग इज अकर व्हेन द लिविंग सेल इज एक्सपोज टू द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस साइनाइड आयन। This cyanide ion stop the cellular respiration by inhibiting the enzyme cytochrome oxidase. This reaction affect the electron transfer reaction and metabolic reaction in the cell and causes the destruction of cell in the body, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे कि सोडियम नाइट्राइड और सोडियम थायोसल्फेट, इसी को सामने रखकर हम इसको लिख सकते हैं कि रोल ऑफ सोडियम नाइट्राइड एंड सोडियम थायोसल्फेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। ये पूछता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइड एंड सोडियम थायोसल्फेट। ये इसका क्या रोल है, सोडियम नाइट्राइड का क्या रोल है, सोडियम थायोसल्फेट का क्या रोल है साइनाइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के अंदर। तो इस चीज़ को हमने जैसे इसको देखा, इसी को अभी सामने रखकर सोडियम नाइट्राइड का रोल हम, और उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट का रोल हम इसको पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर मेन रोल ये है कि इस एंजाइम को प्रोटेक्ट करना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को
हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, कि साइनाइड पॉइजनिंग में सोडियम नाइट्राइट का और सोडियम थायोसल्फेट का क्या रोल है, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट, ये भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें हम इजीली ये लिखें, सबसे पहले हमको ये माइंड के अंदर ये रखना है कि हमको ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को बाकी रखना है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाकी रहेगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज अगर बाकी रहेगा तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाकी रहने की वजह से जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाकी रहने की वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन बाकी रहेगा, और सेलुलर रेस्पिरेशन बाकी रहेगा तो उसकी वजह से सेल का फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन मेंटेन रहेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन मेंटेन रहेगा, और जो है सेल का फंक्शन बाकी रहेगा। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जैसे मैं अभी बताया कि इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को साइनाइड से प्रोटेक्ट करना है। इनकी ट्रीटमेंट का मेन पर्पज़, मेन मोटो, मेन रोल ये है कि सोडियम नाइट्राइट के यूज़ करने का, सोडियम थायोसल्फेट के यूज़ करने का मेन पर्पज़ ये है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को साइनाइड आयन से प्रोटेक्ट करने का, साइनाइड आयन तक, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइनाइड को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम तक पहुंचने देने से रोकने का, कि किसी तरीके से ऐसा मेथड यूज़ करें ये साइनाइड आयन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम तक के ना पहुँचे। तो अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कर सकते हैं, जैसे ही हम सोडियम नाइट्राइट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है। जब हम सोडियम नाइट्राइट हम पहले सोडियम नाइट्राइट का रोल देखेंगे, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट है, कि जब हम सोडियम नाइट्राइट यूज़ करते हैं तो ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है और मीथ हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। क्या ये सोडियम नाइट्राइट हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है और मीथ हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, जिसमें क्या होता है कि फेरस आयन, हीमोग्लोबिन में जो फेरस आयन होता है वो फेरिक आयन, मीथ हीमोग्लोबिन के फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है। हीमोग्लोबिन में जो फेरस आयन होता है वो मीथ हीमोग्लोबिन के फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है। तो व्हेन सोडियम नाइट्राइट, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो सोडियम नाइट्राइट जब हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है और हीमोग्लोबिन को मीथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है। ये मीथ हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये साइनाइड आयन के साथ रिएक्शन करके साइनोमीथ हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, साइनोमीथ साइनाइड आयन के साथ, इसके साथ रिएक्शन करके साइनोमीथ हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। ये साइनाइड आयन के साथ रिएक्शन करके मीथ हीमोग्लोबिन जो है साइनाइड आयन के साथ रिएक्शन करके साइनोमीथ हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। साइनोमीथ हीमोग्लोबिन, ये साइनोमीथ हीमोग्लोबिन यानी इस हीमोग्लोबिन ने साइनाइड आयन को अरेस्ट कर लिया और उसको साइनोमीथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर दिया। हीमोग्लोबिन, सोडियम नाइट्राइट ने हीमोग्लोबिन को एक्टिवेट किया और मीथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर दिया। मीथ हीमोग्लोबिन के अंदर इतना पावर आ गया कि ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकता है और साइनाइड के साथ रिएक्शन करके साइनोमीथ हीमोग्लोबिन फॉर्म कर सकता है। और साइनोमीथ हीमोग्लोबिन ये जब फॉर्म हो गया तो इस तरीके से ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो साइनाइड से प्रोटेक्ट हो गया। साइनाइड आयन, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज साइनाइड आयन से प्रोटेक्ट हो गया, thus प्रोटेक्टिंग द एसेंशियल एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज फ्रॉम साइनाइड आयन। अब इसके बाद जब हम सोडियम थायोसल्फेट यहाँ एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, अब ये सोडियम नाइट्राइट का रोल हो गया, अब यहाँ सोडियम थायोसल्फेट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये सोडियम थायोसल्फेट साइनोमीथ हीमोग्लोबिन के साइनाइड आयन के साथ रिएक्शन करके थायोसाइनेट आयन प्रोड्यूस करता है। अब इसको हम दोबारा देखेंगे कि कैसे ये फंक्शन कर रहा है। कि अब यहाँ हम इसका रोल देखेंगे कि जब सोडियम नाइट्राइट को हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, सोडियम नाइट्राइट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है और मीथ हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। मीथ हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। ये मीथ हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में जो साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन के साथ रिएक्शन करके साइनोमीथ हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, साइनोमीथ हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। इस तरीके से ये साइनाइड आयन को हीमोग्लोबिन ने अरेस्ट कर लिया और फिर साइटोक्रोम, अब फिर साइनाइड, फ्री साइनाइड आयन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से फ्री साइनाइड आयन जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को अटैक करके उसको इनहिबिट करेगा। तो इस तरीके से
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हम जब सोडियम थायोसल्फेट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो ये क्या करता है, ये सोडियम थायोसल्फेट साइनोमीथ हीमोग्लोबिन के साइनाइड आयन के साथ रिएक्शन करके थायोसाइनेट आयन प्रोड्यूस करता है, थायोसाइनेट आयन प्रोड्यूस करता है। और ये थायोसाइनेट जो है बॉडी के लिए सेफ़ है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। थायोसाइनेट यहाँ जो फॉर्म होगा वो Na2SO3 फॉर्म होगा। ये थायोसाइनेट जो बनेगा ये बॉडी के लिए सेफ़ है और इमीडिएटली जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं इस सिंपल वे में, व्हेन सोडियम नाइट्राइड इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी, दिस सोडियम नाइट्राइड कन्वर्ट द हीमोग्लोबिन टू मीथ हीमोग्लोबिन। Simple way में, when sodium nitrite is administered into the body during cyanide poisoning, sodium nitrite convert the hemoglobin to meeth hemoglobin, and this meeth hemoglobin so form then combine with cyanide ion to form a cynometh hemoglobin. Thus अब इसके बाद cynometh hemoglobin फॉर्म हो गया, thus protecting the essential enzyme cytochrome oxidase from cyanide ion. इस तरीके से जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो साइनाइड आयन से प्रोटेक्ट हो जाता है। When sodium thiosulfate is administered after sodium nitrite, this sodium thiosulfate react with cyanide ion of the cynometh hemoglobin to form thiocyanate ion, which is non-toxic and is immediately excreted through urine। जो है नॉन टॉक्सिक है और इमीडिएटली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। फिर से इसको एक्सप्लेन करें, when sodium nitrite is administered into the body, this sodium nitrite react with hemoglobin to form meeth hemoglobin. This sodium nitrite convert the hemoglobin to meeth hemoglobin. This meeth hemoglobin then combined with cyanide ion which is present in the blood circulation to form the cynometh hemoglobin, thus protecting the essential enzyme cytochrome oxidase from cyanide ion. When sodium thiosulfate is administered after sodium nitrite, this sodium thiosulfate react with cyanide ion of the cynometh hemoglobin to form the thiocyanate ion. This thiocyanate ion is non-toxic for the body and excreted through urine, और यूरिन के थ्रू इस तरीके से वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम साइनाइड, व्हाट इज़ साइनाइड पॉइजनिंग एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ cyanide poisoning in the treatment of cyanide poisoning, what is the role of sodium nitrite and sodium thiosulfate in the treatment of cyanide poisoning, हम इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ एक चीज़ और है कि कभी कभी बहुत रियरली लेकिन एक या दो बार इसको पूछा है, राइट द कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट, व्हाट इज़ यूनिवर्सल एंटीडोट एंड राइट द कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट, कि यूनिवर्सल एंटीडोट्स क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। तो यूनिवर्सल एंटीडोट्स हम बोल सकते हैं, इसका वर्ड ही ये शो करता है कि ऐसा एंटीडोट जो सारे टाइप के पॉइजनिंग सब्सटेंस के एक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टाइप का पॉइजन अगर हमने लिया है, वो अगर हमको उसका नॉलेज नहीं है कि किसी ने कोई पॉइजनस सब्सटेंस कंज्यूम किया लेकिन उसका पॉइजनस सब्सटेंस का नेचर नहीं मालूम, उसका स्पेसिफिक एंटीडोट्स हमको नहीं मालूम, तो ऐसी और पेशेंट जो है वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहा या अनकॉन्शियस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया है, अब डॉक्टर इसका स्पेसिफिक एंटीडोट्स तो नहीं दे सकता। तो ऐसी कंडीशन में जो एंटीडोट्स यूज़ करते हैं जहाँ पर नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ, ये हम बोल सकते हैं इट इज़ ए नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीडोट विच इज़ एडमिनिस्टर्ड व्हेन द टाइप ऑफ पॉइजन एंड द नेचर ऑफ पॉइजन इज़ नॉट नोन, जिसको हमको मालूम नहीं है। तो ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस के एक्शन को ट्रीट करने के लिए जो एजेंट यूज़ करते हैं, जो एंटीडोट यूज़ करते हैं, उसको यूनिवर्सल एंटीडोट बोल सकते हैं। हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो यूनिवर्सल एंटीडोट इज़ एन नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीडोट विच इज़ एडमिनिस्टर्ड into the body when the type of poisonous substance is not known and when the patient is not cooperated and when the patient is unconscious। जब patient जो है unconscious है और वो उसको cooperate नहीं कर पा रहा, तो universal antidote is a non-specific type of antidote which is administered when the type of poisonous substance consumed by the patient is not known। ये भी बोल सकते हैं when the type of poison consumed by the patient is not known, कि हमको वो मालूम नहीं है, तो उसी ऐसी कंडीशन में जो सब्सटेंस और जो एंटीडोट्स यूज़ कर सकते हैं उसको यूनिवर्सल एंटीडोट्स। यूनिवर्सल एंटीडोट्स इज़ ए नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीडोट्स विच इज़ एडमिनिस्टर्ड into the patient
व्हेन द पेशेंट कंज्यूम द पॉइजन विच इज़ नॉन स्पेसिफिक और विच इज़ द टाइप ऑफ पॉइजन इज़ नॉट नोन, तो हम इस ऐसी जगह पर यूनिवर्सल एंटीडोट्स हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका अगर मिक्सचर देंगे, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टैनिक एसिड। ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है, एक एक्टिवेटेड चारकोल का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का और टैनिक एसिड का। ये 3 कंपाउंड का मिक्सचर होता है, एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टैनिक एसिड। कि ये मैग्नीशियम एक्टिवेटेड यूनिवर्सल एंटीडोट इज ए मिक्सचर ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टैनिक एसिड। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें 2 पार्ट एक्टिवेटेड चारकोल के होते हैं, 1 पार्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, 1 पार्ट जो है हम बोल सकते हैं इस रेशो में हम इसको 2 पार्ट एक्टिवेटेड चारकोल के, 1 पार्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड का, 1 पार्ट जो है वो टैनिक एसिड का होता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यूनिवर्सल एंटीडोट का कंपोजिशन। अब इसके बाद कुछ स्पेसिफिक एंटीडोट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या MCQs के टाइप से, कि हैवी मेटल पॉइजनिंग अगर हो गई उसके लिए क्या एंटीडोट्स यूज़ करेंगे। तो हैवी मेटल पॉइजनिंग हो गई, हैवी मेटल की वजह से पॉइजन हो गया बॉडी के अंदर में, तो उसके लिए ADTA यूज़ कर सकते हैं, डायमर कैप्रोल इसको यूज़ कर सकते हैं, पेनिसिलमीन इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हैवी मेटल की पॉइजनिंग है। साइनाइड पॉइजनिंग है, अमाइल नाइट्रेट है, सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम नाइट्राइड है, साइनाइड पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं। आयरन पॉइजनिंग हो गई, डिफ्रोऑक्सामीन मेसिलेट इसको यूज़ कर सकते हैं। और ओपिएट पॉइजनिंग है, नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग है, तो नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड इसको यूज़ कर सकते हैं। हेपेरिन की पॉइजनिंग अगर ज़्यादा हो गया तो प्रोटामीन सल्फेट इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद एक लास्ट कंपाउंड है, इसमें 2 कंपाउंड है, एक सोडियम नाइट्राइट है और एक सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट हमने ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट में पढ़ा है कि सोडियम अभी जैसे मैं बताया कि सोडियम थायोसल्फेट है, तो उसको हमने एंटीऑक्सीडेंट जो चैप्टर हमने कवर किया था, एंटीऑक्सीडेंट में उसका यूजेस हैं, उसका सिनोनिम है, उसका केमिकल फार्मूला है, वहाँ इसको हमने पढ़ा है। यहाँ सिर्फ सोडियम नाइट्राइट को हम देखेंगे क्योंकि सोडियम नाइट्राइट भी वहाँ उस चैप्टर में भी है, इसमें भी इसको कवर किया है। तो इसका सिनोनिम अगर देखेंगे तो नाइट्रस एसिड सोडियम सॉल्ट इसको बोल सकते हैं, नाइट्रस एसिड सोडियम सॉल्ट, नाइट्रस एसिड सोडियम सॉल्ट सिनोनिम में हम लिख सकते हैं। इसका केमिकल फार्मूला देखेंगे तो इसका केमिकल फार्मूला NaNO2 लिख सकते हैं। और अगर प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो स्लाइटली येलो ग्रैनुलर पाउडर ओडरलेस विथ सलाइन टेस्ट। ये स्लाइटली येलो कलर का होता है, ग्रैनुलर पाउडर होता है, ओडरलेस होता है, टेस्ट इसका सलाइन होता है, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल है, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइड इन वाटर इज अल्कलाइन टू लिटमस, कि इसका सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन होता है, यानी अल्कलाइन नेचर का ये होता है। यूजेस के अंदर अगर हम इसके यूजेस देखेंगे तो सबसे पहला हम यूज़ लिख सकते हैं, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ जैसे एंटीऑक्सीडेंट में भी हमने देखा था कि सोडियम थायोसल्फेट के उसको साइनाइड पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं, एज ए एंटीऑक्सीडेंट उसको यूज़ कर सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट को अक्सर प्रिजर्वेटिव करके फॉर मीट एंड फिश, मीट और फिश के को प्रिजर्व करने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रखे जंग लगता है, ख़राब होता है, तो उसको जंग लगने से रोकने के लिए, ख़राब होने से रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यूजेज में इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। सोडियम नाइट्राइड इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर मीट एंड फिश प्रोडक्ट एंड ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज एंटीऑक्सीडेंट करके ये यूजेज हम इसको लिख सकते हैं।